Good morning, students. Today we are going to start a new story from your supplementary reader, Moments. It's Ishwaran the Storyteller, chapter number 3. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? ईश्वरन द स्टोरी टेलर नाम से ये कहानी है। ये आपका चैप्टर 3 है सप्लीमेंट्री रीडर का। कहानी को पढ़ने के पहले सिर्फ सांकेतिक रूप में ये बताया गया है कि महेंद्र नाम का एक व्यक्ति एक रात को नींद से उठता है तो उसको थोड़ा सा डार्क रंग का एक अजीब से फॉर्म का क्लाउड दिखाई देता है, यानी कि बादल दिखाई देता है। उसके पसीने आ जाते हैं, उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये भूत तो नहीं। देखते हैं क्या होता है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन, महेंद्र बाय नेम. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the jinxed shelter at the new workplace. यहाँ तक हम लोग जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये कहानी गणेश नाम के व्यक्ति को एक जवान आदमी के द्वारा कही गई थी। उस आदमी का नाम था महेंद्र। महेंद्र एक छोटे लेवल का सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर का मतलब कुछ लोगों को सुपरवाइज करने वाला, कुछ लोगों को दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति। छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में सुपरवाइजर्स की एक पोस्ट रहा करती है स्टूडेंट्स, जहाँ पर कई सारे मज़दूरों को जो है एक व्यक्ति हैंडल करता है और उनसे काम लेता है, उनसे काम करवाता है। सुपरवाइज़र की पोस्ट हर कोई नहीं ले सकता। सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए एटलीस्ट एक बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी ज़रूरी है। If you have leadership qualities, then obviously you can have the supervisor post. Leadership qualities होने के साथ साथ उन लोगों से काम लेना भी आपको आना चाहिए, या यूँ कह लो कि लोगों से ढंग से बात करके उनसे काम निकालना, ये भी एक प्रकार की खूबी होती है जो हर किसी में नहीं होती। सुपरवाइज़र पोस्ट पे, जूनियर सुपरवाइज़र पोस्ट पे महेंद्र नाम का एक व्यक्ति काम करता है और वो अलग अलग स्थानों पर
उसकी हेड ऑफिस उसको पोस्ट करती रहती है। कभी वो जहाँ बिल्डिंगें बन रही है वहाँ पर खड़े हो जाता है और कुछ मज़दूरों को गाइड करता है। वो कभी फैक्ट्री में चला जाता है, कभी ब्रिज जहाँ बनते हैं वहाँ जा कर के वो मज़दूरों को गाइड करता है, और कहीं बांध या डैम्स बनते हैं तो वहाँ चला जाता है। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर उसकी कंपनी उसको भेजती है और वो सुपरवाइजिंग करता है। महेंद्र का काम एक ही है कि छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे कि कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा, या कहीं कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा। ये सब बातें देखने का और लोगों से ठीक ढंग से काम लेने का ये उसका जॉब था। जॉब कुछ ऐसा कि उसको बार बार इधर उधर जाना ही पड़ता था, बहुत ही ट्रैवलिंग का जॉब था उसका। कभी तो वो कोयले की खदानों में चला जाता, कभी वो रेलवे ब्रिज बन रहा होता वहाँ चला जाता, और कभी कोई केमिकल प्लांट बन रहा है वहाँ चला जाता। बस घूम घूम कर वो समय समय पर कुछ समय के लिए अलग अलग जगह सुपरवाइजिंग करता था। अविवाहित था वो और ज़रूरतें उसकी बहुत सीमित थी। स्वभाव ऐसा कि कितने भी कठिन परिस्थितियां हो वो अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। चाहे बहुत ही खूबसूरत सा सारी सुविधाओं से संपन्न कोई घर हो, या कोई टेंट लगा हुआ हो, या कोई पत्थर की खदान हो, हर जगह वो रह सकता था। हाँ, उसकी एक बहुत बड़ी संपत्ति थी, और वो संपत्ति थी उसका रसोइया ईश्वरन। महेंद्र का रसोइया ईश्वरन वो उसके साथ हर जगह जाता था। शायद कंपनी की तरफ से ही उसको वो रसोइया दिया हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट्स हर व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति अगर 10 जगह जाता है, मान लो एक व्यक्ति का काम कुछ ऐसा है कि एक साल में मान लो वो 8-10 जगह घूम घूम के आया है या घूमता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल होता है अलग अलग स्थानों का खाना खा करके स्वस्थ रहना। तो कंपनीज कई बार ऐसा करती है पोस्टिंग जॉब्स के लिए, चाहे जो ट्रैवलिंग मोड के जॉब होते हैं उसमें कई बार कंपनीज एम्प्लॉय के ऑब्वियसली बोलने पर, एम्प्लॉय के बोलने पर, एम्प्लॉयज़ के डिमांड रखने पर कंपनीज ये सुविधा देती है कि आप एक कुक रख लो। तो अक्सर वो कुक कंपनी की तरफ से होता है, जिसको पेमेंट भी कंपनी ही करती है। और कुछ केसेस में, रेयर केसेस में, जो बंदा है काम करने वाला वो खुद की तरफ से भी कोई कुक एडजस्ट या व्यवस्था खुद की भी वो कर सकता है। हालांकि मोस्टली ये कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है। तो उसका सबसे अच्छा सेवक जो है वो उसका रसोइया है, जो जहाँ जहाँ महेंद्र जाता है वहाँ वहाँ उसके साथ जाता है। वो उसके कपड़े धोता है, उसके लिए खाना बनाता है और उससे गप्पे लड़ाता है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें एक खासियत है, वो नई नई कहानियाँ बुन सकता है। नई नई कहानियाँ, नए नए संस्मरण वो बुनते ही रहता है और बताते रहता है। ईश्वरन में एक और खासियत है, ईश्वरन सब्जियां उगाने भी जानता है और मसाले भी तैयार करना जानता है। ऐसे स्थान पर अगर उसको रख दिया जाए जहाँ चारों तरफ सिर्फ वीरान ही वीरान हो, दूर दूर तक कई मीलों तक अगर कोई दुकान ना भी हो, तो वहाँ पर भी वो लाजवाब खाना बनाने का दम रखता है। वो ताज़ी सब्जियों से लाजवाब खाना अपने द्वारा तैयार किए हुए मसालों से बनाना जानता है। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes
would hold Ishwaran in thrall. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. तो देखो स्टूडेंट्स, महेंद्र की एक आदत यह है कि वो सुबह सुबह नाश्ता करके काम के लिए निकल जाता है। और हाँ, अभी की जो बात हो रही है तो ईश्वरन और महेंद्र अभी एक जिंक शीट से बने हुए शेल्टर में रहते हैं। वो किसी ऐसी साइट पर काम कर रहे हैं जहाँ पर जिंक से एक टेम्पररी घर बनाया हुआ है, एक प्रकार का टेंट बोल सकते हो, मेड अप ऑफ जिंक शीट। वहाँ पर वो लोग अभी रहते हैं। और महेंद्र जैसे उठता है, साथ साथ ईश्वरन भी उठ जाता है। शेड को साफ किया, कपड़े धोया, कई बाल्टी सर के ऊपर डाल करके नहाया, कुछ मंत्र बुदबुदाया और नाश्ता करवा करके मालिक को भेज दिया। फिर बाद में लंच की तैयारी करने लगा। लंच की तैयारी करने के बाद उसको थोड़ा सोने की आदत थी, डॉजिंग ऑफ मतलब सोने की आदत थी। लेकिन सोने के पहले वो आमतौर पर तमिल भाषा में लिखी हुई कोई थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री टाइप की किताबें वो पढ़ता था। ऐसा उपन्यास, ऐसा नॉवल लेकर के वो बैठ जाता जो कई पेजेस के हुआ करते थे। 400-500 पेजेस का एक नॉवल लेकर के वो बैठ जाता और उसमें मन गढ़ंत जो कहानियाँ लिखी हुई होती थी वो पढ़ करके वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता। और उसको जो खुद कहानी बुनने की आदत थी वो भी कहीं ना कहीं ये अलग अलग उपन्यास पढ़ने से ही आई थी। छोटी से छोटी घटना को भी वो इतना बेहतरीन ढंग से डिटेल में समझा सकता था और समझाते वक्त ऐसा सस्पेंस और ऐसा सरप्राइज रख सकता था जो कि लाजवाब था। उदाहरण के तौर पर अगर उसको ये बोलना है कि वो हाईवे से गुजर रहा था और कोई उखड़ा हुआ पेड़ उसने देखा, आंधी तूफान में कोई पेड़ उखड़ गया था, ये उसने देखा, वो इतनी सी बात बोलने के लिए ये नहीं बोल करके वो इस तरह से बोला करता था कि जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वो रास्ता वीरान था, मैं अकेला था। अचानक मेरी नज़र एक बहुत बड़े भयानक राक्षस की तरफ पड़ी जो अपने हाथ और पैर रास्ते में फैलाया हुआ था। मैं थोड़ा सा झुक करके आगे बढ़ा, लेकिन फिर डर के फिर पीछे आ गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, नज़दीक आया, तब मैंने देखा कि वो एक गिरा हुआ पेड़ था और जिसे मैं हाथ पैर समझ रहा था वो एक्चुअली उस पेड़ की ब्रांचेस थी, सूखी हुई टहनियाँ थी। इस तरह से वो इस छोटी सी बात को बोलता। महेंद्र उसकी बातें चेयर में बैठ करके बिना कोई बहस किए चुपचाप सुना करता था। The place I come from is famous for timber, Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahout was not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes.
tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ईश्वरन अक्सर बोला करता था कि मैं ऐसे स्थान से आया हूं जहां पर लकड़ियों का काम होता है, जहां पर लकड़ियां पाई जाती हैं। जहां मेरा जन्म हुआ था उसके चारों तरफ वुडेड फॉरेस्ट था। बड़े बड़े लकड़ियों के गट्ठर तोड़े जाते, मतलब लकड़ियों के गट्ठर बनाए जाते थे पेड़ों से काट काट करके, और हाथियों के द्वारा लॉरी पर चढ़ाए जाते थे। ये जो बड़े बड़े हाथी थे इनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और सब कुछ सही रहता था, लेकिन तब तक सही रहता था जब तक कोई हाथी कभी गुस्सा न करे। अगर किसी कारण से किसी हाथी को गुस्सा आ गया तो बड़े से बड़े एक्सपीरियंस्ड हाथी के मालिक भी हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और इस प्रकार से वो हाथियों से संबंधित दंत कथा बोलने लग जाता था। उसने कहा कि एक दिन एक टस्कर, टस्कर मतलब हाथी, टस्कर मतलब हाथी के दांत, और टस्कर मतलब हाथी दांत का वाहक यानी हाथी। एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से यानी लकड़ियों के गोडाउन से भाग जाता है और यहाँ वहाँ घूमता है, झाड़ियों में घूमता है, क्रीपर्स जंगली जो पौधे वगैरह हैं उनको कुचलता है, जंगली पेड़ पौधे को कुचलता रहता है और आगे बढ़ते रहता है। ये एक प्रकार की कहानी वो बोल रहे हैं अपने मालिक महेंद्र को, और वो पूछता है कि मालिक आप तो जानते ही हो कि हाथी पागल होने पर, गुस्सा होने पर किस तरह से बिहेव करते हैं। और अपनी ही कहानी बोलते वक्त वो इतना खो जाता कि खुद ही बैठ करके उछलने लगता, अपने पैरों को पटकने लगता, और एक पागल हाथी की जो दशा है उसको समझाने के लिए अपने ही तरीके से वो बोलने लग जाता था और अनोखे ढंग से बिहेव भी करता था। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. तो कहानी वो आगे बढ़ाता और कहता है कि मालिक आपको पता ही है कि हाथी पागल होने पर कैसे करते हैं। एक दिन हमारे गांव में एक हाथी पागल हो गया था और वो जो है बाहर निकल करके झाड़ियों को, पेड़ पौधों को नष्ट करने लगा। फिर वो शहर के बाहर निकल गया और जहाँ कहीं भी बाउंड्रीज लगी हुई थी लोगों के घरों के बाहर, उन सभी को तोड़ने लगा। फिर वो मुख्य रास्ते पर आ गया और फलों से लदे हुए स्टॉल्स को नष्ट करने लगा, कुम्हारों के मिट्टी के घड़े तोड़ने लगा, धोबियों के द्वारा धोए हुए कपड़ों को नष्ट करने लगा। लोग उसे देख करके यहाँ वहाँ भागने लगे। फिर हाथी देखते देखते स्कूल पहुँच गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। स्कूल की दीवार तोड़ करके वो स्कूल में घुस गया। उसे देख करके, पागल हाथी को देख करके, गुस्से वाले हाथी को देख करके बच्चे क्लासरूम की ओर दौड़े, दरवाज़ों को अंदर से टाइट बंद कर लिया, लेकिन वो हाथी जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगा और
यहाँ वहाँ घूमने लगा। किसी फुटबॉल गोल के पोस्ट में गया और उसके नेट को उसने उखाड़ दिया। वॉलीबॉल की नेट को भी उसने उखाड़ दिया। कोई पानी का ड्रम भरा हुआ था, उसको गिरा दिया और जितने भी पौधे वगैरह थे उन सबको तहस नहस कर दिया। इसी दौरान उस स्कूल में जहाँ पर वो घुस गया था, वहाँ के टीचर्स आए और छत पे चढ़ करके स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ करके वो बस बेबस लाचार होकर के हाथी के इन करतब्यों को देखने लगे। ये हाथी कितना नुकसान कर रहा है। एक भी व्यक्ति का साहस नहीं था कि वो हाथी के आसपास रहे। सब ऊपर चले गए थे, रास्ते खाली हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर ही गायब हो चुका है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लिखा करता था या वो बोला करता था। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby tops. The elephant looked at me, red eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and, mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment. Then it shivered from head to foot and collapsed. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? It has something to do with the Japanese art, I think, sir. Karate or Jitsu, it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. अब देखो स्टूडेंट्स, ईश्वरन कहानी को कैसे आगे बढ़ा रहा है। वो बोलता है कि सारे लोग स्कूल की छतों पर चल गए, मैं भी स्कूल की छत पे था और मैं उस वक्त जूनियर क्लास में पढ़ता था। जूनियर क्लास मीन्स यू कैन से अप टिल 5वीं क्लास के आसपास में मैं पढ़ता था, 4th या 5th क्लास में पढ़ता था और मैं भी छत से ये सारे ड्रामा देख रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आती है, किसी टीचर के हाथ में एक गन्ना रहता है, मैं उस गन्ने को छीन लेता हूँ और नीचे की तरफ दौड़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि हाथी पागलों की भांति जहाँ तहाँ अपनी मनमानी कर रहा है और पूरी तरह से कीचड़ से और मिट्टी से लथपथ है। मैं उसके पास जाता हूँ, हाथी मुझे देख करके डरता है, फिर भी मैं धीरे धीरे उसके पास जाता हूँ और मेरे हाथ में वो गन्ना है। लोग स्तब्ध रह करके मेरे कारनामों को देख रहे हैं। हाथी एक क्षण के लिए मुझे लाल आंखों से देखता है, मेरी तरफ आने को होता है, लेकिन तभी अचानक मैं पूरी जोर के साथ आगे बढ़ता हूँ और उसके पैरों में एक जगह जोर से मारता हूँ। पैरों की एक जगह टोनेल, एड़ियों के एक स्थान पर मैं जोर से मारता हूँ और हाथी स्तब्ध रह जाता है। अचानक से हाथी थोड़ा सा कांपता है सर से पांव तक और फिर ज़मीन में गिर जाता है। बस इतना ही बोल करके ईश्वरन जो है उस कहानी को अधूरा छोड़ता है और अचानक से ही मालिक को बोलता है, महेंद्र को, कि तो सर मैं आता हूँ, थोड़ा सा
खाना गर्म करके लाता हूँ। महेंद्र जो अब तक इतना ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा है, अब सोचो किसी भी आदमी को कोई कहानी आप सुना रहे हो, वो ध्यान से सुन रहा है और अचानक में आप उस कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड को बताए बिना आप रोक देते हो, तो उस आदमी को कितनी ज़्यादा उत्सुकता होगी। ऐसी ही ज़बरदस्त उत्सुकता वो महेंद्र के मन में पैदा करता है और अचानक से ही बोलता है कि तो मैं खाना गर्म करके लाता हूँ, और कहानी को अचानक से ही उसका क्लाइमेक्स या उसका जो कंक्लूजन है उसको बताने के पहले रोक देता है। महेंद्र बहुत उत्सुक हो जाता है जानने के लिए, हालांकि वो कुछ बोल नहीं पाता कि तुम बाद में जाना। ईश्वरन जाता है, खाना गर्म करके लाता है और लाने के बाद भी ऐसे दिखाता है जैसे उसको कुछ ध्यान ही नहीं है कि कहानी के बारे में कुछ बोलना है या नहीं बोलना है। महेंद्र उसको बोलता है कि अरे तुमने इस कहानी का एंड नहीं बताया। तब ईश्वरन बोलता है कि हाँ, एक जानवरों का डॉक्टर आता है और फिर उस जानवर को ले जाता है अपने ऑफिस में, और वहीं से लगभग 2 दिन बाद उसका मालिक आकर के उसको जंगल की तरफ ले जाता है। महेंद्र ने जब पूछा कि ईश्वरन तुम ऐसा क्या किए, उस हाथी के पैरों की तरफ उसने ऐसी कौन सी जगह में तुमने क्या मारा कि वो हाथी अचानक से बेहोश हो गया। तब ईश्वरन ने कहा कि सर वो तो एक जापानीज़ कला है, मेरे ख्याल से या तो उसको कराटे बोलते हैं या फिर जुजित्सु नाम से जाना जाता है, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। और जुजित्सु या कराटे जो कुछ भी उसका नाम रहा हो, वो कला मुझे आती है और मुझे पता है कि जानवरों को कहाँ मार करके बेहोश करना है, और वही ट्रिक मैंने ईश्वरन पर अपनाई थी, उस हाथी पर अपनाई थी, और इस तरह से मैंने उस हाथी को बेहोश किया था। मुझे पता है वो स्थान जहाँ मारने से कोई भी पैरालाइज हो जाएगा या फिर बेहोश हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे उस चीज़ का ज्ञान था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इट टेम्पररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी, यहीं तक पढ़ते हैं। क्या लगता है आपको ये कहानी अब तक पढ़ के कि ईश्वरन जो है वो क्या वास्तव में इतना ज़्यादा साहसी और इतना ज़्यादा चतुर रहा होगा कि उसने हाथी के पैरों के विशेष हिस्से में मार करके उसको बेहोश कर दिया, और इतने सारे लोग जो काम नहीं कर पाए वो ईश्वरन ने कर दिया होगा? ये बताना या मानना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वरन मन गढ़ंत कहानियाँ बनाता है और थोड़ा सा उसको अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलने की भी थोड़ी आदत है, कईयों में होती है, और जिनमें होती है वो अगर कहानी गढ़ने में कामयाब है, कहानी गढ़ने में एक्सपर्ट है, तो उनके अंदर वो कन्विंसिंग पावर भी होता है, वो लोगों को कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। शायद ऐसी ही कन्विंसिंग पावर ईश्वरन में भी थी। भले ही उसकी आधी से ज़्यादा बात झूठ रही हो, लेकिन वो इतना कन्विंसिंग ढंग से बोला करता था कि लोग उसकी बात मानने को बाध्य हो जाते थे। किसी किसी व्यक्ति में एक गुण होता है, अगर ये व्यक्ति मनोरंजन के लिहाज से सब बातें बोलता है, इस प्रकार का व्यक्ति, तो सही है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने आप को समाज में उठाने के लिए, खास साबित करने के लिए अगर ऐसी बात बोलता है और सिर्फ मनोरंजन ही इसका उद्देश्य अगर नहीं है, तो फिर यकीनन ऐसे छोटे व्यक्ति से हमें बच के रहने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगली क्लास में इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि आगे ईश्वरन क्या करता है। स्टूडेंट्स, ये भी उम्मीद की जा रही है कि जल्दी आपकी स्कूलें 9वीं से 12वीं तक खुलेगी। देखते हैं, कुछ ही दिनों में खुलने की संभावना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड in the next video we will read the latter part of this story. Till then, bye bye and have a nice day.